जेई की तैयारी करते समय एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की इंपॉर्टेंस को कौन नहीं जानता, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। जैसे एल्डिहाइड, कीटोन्स ऑल टुगेदर एक अलग कैटेगरी है कंपाउंड्स की, उसकी प्रॉपर्टीज मोर और लेस सिमिलर है। बट जब आप इनको कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एल्डिहाइड, कीटोन्स के सिमिलर नहीं है। एल्डिहाइड, कीटोन्स की सिर्फ एक प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाता है जो आपको एस्टरिफिकेशन की फॉर्म में देखने को मिलती है। ध्यान रखना, एस्टरिफिकेशन एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के CO ग्रुप की वजह से आपको दिखाई देती, राइट? तो प्रिपेयर करते समय आप इन तीनों को एक साथ प्रिपेयर नहीं कर सकते। आपको एल्डिहाइड, कीटोन्स अलग प्रिपेयर करना पड़ेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसके डेरिवेटिव्स को अलग प्रिपेयर करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स में सबसे पहला कौन सा होगा? नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सिस्टमैटिक वे में ही पढ़ते हैं, तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म आएगा, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, राइट? उसके बाद दूसरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स। अब इसमें क्या होगा? देयर विल बी सम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच में कॉमन होंगी। कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सिर्फ एल्डिहाइड्स की होंगी और कुछ सिर्फ कीटोन्स की होंगी, और इसके अलावा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ carboxylic acids. Then the physical properties of these compounds, right? Physical properties में in particular जो carboxylic acids हैं उनका जो thrust रहेगा that will be on the acidic behavior, ठीक है, जो आपको aldehyde ketones में इस्तेमाल नहीं करना होगा। Then the next thing is chemical reactions. Chemical reactions में सबसे important reactions अगर आप देखोगे एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, राइट? ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसके अलावा रिडक्शन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस में क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। IIT में लगभग हर दूसरे साल वोल्फ-किश्नर रिडक्शन पे सवाल आता है, राइट? तो वो आपको ध्यान रखना है। देन सर्टेनली जब आप एसिड्स की बात करते हो तो HVZ रिएक्शन पे बहुत सवाल आते हैं, ठीक है? तो ये टॉपिक्स आपको याद रखना है। देन लास्ट में द यूजेस ऑफ दीज 3 कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है? अब बात आती है इजियर टॉपिक्स की। तो ऐसा नहीं है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ पूंछ लगी हुई है। कोई भी टॉपिक इजी नहीं है, बट हाँ हम समझ सकते हैं कि कुछ पोर्शंस हर एक टॉपिक के इजी होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे। मीन्स बेसिक नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म ईजियर है। एल्डिहाइड, कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपैरेटिवली ईजियर है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड, कीटोन्स की कुछ रिएक्शंस को छोड़ करके कंपैरेटिवली ईजियर है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कंपैरेटिवली ईजियर है। मोटे मोटे तौर पे हम इतना समझ सकते हैं। जब हम डिफिकल्ट टॉपिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे इसको और बेटर वे में एक्सप्लेन करें। अब डिफिकल्ट टॉपिक्स की बात करते हैं। मजा देखिएगा, आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर सबसे पहली चीज। तो वहां पर क्या है? एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर और कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर डिफिकल्ट है, कीटोन्स का कंपैरेटिवली आसान है। द रीजन इज एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स दोनों में ही 2-2 सफिक्सेस हैं। कब आपको अल यूज करना है, कब कार्बल्डिहाइड यूज करना है, ये कंफ्यूज करता है। कब ओइक एसिड यूज करना है, कब कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है, ये कंफ्यूज करता है, राइट? थोड़ा आगे चलें आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म में जब आप देखते हैं तो कीटोन्स के आइसोमेरिज्म डिफिकल्ट है। वो पोजीशन आइसोमेरिज्म है या मेटामेरिज्म है, ये डिसाइड करना है। मेटामेरिज्म है तो क्यों है? टॉटोमेरिज्म का एल्डोल कंडेंसेशन से क्या कनेक्टिविटी है, ये पता होना चाहिए, ठीक है? अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, या
बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक, वहाँ कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो एसिडिक बिहेवियर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का वो डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में आ गया। अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो जब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये उन चैप्टर्स में से एक है जहां आपको सबसे ज़्यादा मैकेनिज्म समझने पड़ते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, इनके मैकेनिज्म्स आपको पता होने चाहिए। तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं ये पता होना चाहिए। या रिडक्शन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स आपको पता होना चाहिए। वोल्फ किश्नर और जो क्लेमेंसन रिडक्शन है उसमें तभी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन इतनी वास्ट है, वो पता होनी चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में दी हुई है, वास्तव में हेलोफॉर्म की प्रॉपर्टी है, ठीक है, बहुत वास्ट रिएक्शन है। तो इस तरीके से जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस है, इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन जिसमें बनता है, वहाँ इश्यूज आ जाते हैं, वो याद नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। एक कंपाउंड की अलग अलग सबस्ट्रेट के साथ जो रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट में वेरिएबिलिटी है, बेसिक सेम है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशंस कहाँ हो रही हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस कहाँ हो रही हैं, एस्टरिफिकेशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन में क्या कनेक्टिविटी है, ये सारे के सारे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं जो कि आपको समझने पड़ते हैं। हाँ, एक बार मैकेनिज्म समझ में आ गया तो फिर इनमें प्रॉब्लम नहीं होती। अब प्री रिक्विसाइट्स की बात करते हैं। मींस सपोज अगर मुझे किसी को एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ाना हो तो मैं क्या होप करूंगा, उसको क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। उसे पहली चीज़ पता होना चाहिए बेसिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स, ठीक है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन अ मॉलिक्यूल बोलते हैं, राइट, वो पता होना चाहिए। मींस इंडक्टिव इफेक्ट, नोमेनक्लेचर की आइसोमेरिज्म से कनेक्टिविटी, आइसोमेरिज्म की रिएक्शन मैकेनिज्म से कनेक्टिविटी, इसका आइडिया होना चाहिए। तो बेसिक्स का आइडिया होना चाहिए। दूसरा, आपको आइडिया होना चाहिए स्टीरियो केमिस्ट्री का। मींस आइसोमेरिज्म में इन पर्टिकुलर जब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, तो उसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म में किससे क्या बनता है, लॉजिकल सीक्वेंसिंग है, किस तरह से काम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जो ओजोनोलिसिस है, उस ओजोनोलिसिस को इन पर्टिकुलर, मैं एल्कीन की बात करूं तो ओजोनोलिसिस इन पर्टिकुलर वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओजोनोलिसिस हर एग्जाम में आएगा, गारंटी से ले लीजिए, ठीक है। जिसको ओजोनोलिसिस नहीं आता उसको दिक्कत आएगी, एक ना एक सवाल वो छोड़ देगा, ठीक है। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक आइडिया होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग का अगर बेसिक आइडिया नहीं है, इन पर्टिकुलर जब हम कोवेलेंट बॉन्ड और इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, रेजोनेंस की बात करते हैं, इन सब का प्रॉपर आइडिया आपको होना चाहिए। तो एल्डिहाइड कीटोन्स ऐसे समझ में आएगा जैसे चुटकी में आपको चैप्टर तैयार हो। क्या आप जानते हो लास्ट 3 इयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 105 क्वेश्चंस कंसेप्चुअल कैटेगरी में आए, यानी सेक्शन 1 वाली कैटेगरी में, राइट, और 4 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाली कैटेगरी में आए। यानी इन टोटल लगभग, या एग्जैक्ट हम बात करें, 109 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से लास्ट 3 इयर्स में आए हैं। आप समझ सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो 2023 के पेपर में आए। 2023 के पेपर्स में अगर हम देखते हैं तो ऑन एन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चंस इन सेक्शन 1 और 0 to 1 क्वेश्चन इन सेक्शन 2। दैट मीन्स अ वेटेज ऑफ 8 to 12 मार्क्स इस पर्टिकुलर चैप्टर से आई है, जो इसकी इम्पोर्टेंस को बताता है। वहीं 2022 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 1 to 3 क्वेश्चन इन सेक्शन 1, राइट, और 0 to 1 क्वेश्चन इन सेक्शन 2 वर प्रेजेंट। मीन्स वहाँ जो वेटेज थी वो 4 to 12 मार्क्स की थी इस पर्टिकुलर चैप्टर से।